हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, और इसको हिंदी में प्रशासनिक विचारक भी बोलते हैं। ये बीए सेकंड ईयर वालों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ये यूनिट फर्स्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को मैं फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये टीचर को सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स का मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट में आपने देखा होगा, हर सब्जेक्ट में वहाँ पे उसके विचारक होते हैं, उसके थिंकर्स होते हैं, राइटर होते हैं, जो उस सब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के आइडियाज देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, थ्योरी देते हैं। तो उससे उस सब्जेक्ट की जो थ्योरी जो है, आइडियाज वो डेवलप होते हैं। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में भी बहुत सारे विचारक हैं। जब जैसे जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट आगे बढ़ने लगा, जैसे पहले स्टार्ट में अपना कॉन्सेप्ट विडो विल्सन ने दिया, फिर टेलर दिया, हेनरी फ्योल ने दिया, एल्टन मायो ने दिया। तो इन सभी विचारकों ने जो अपने आइडियाज दिए हैं, अपनी थिंकिंग दी है, इस थिंकिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इन विचारों को पढ़ने जा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट को समझते क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में इनकी विचारधारा क्या है। तो इस पूरे स्टडी को बोलते हैं, इनकी स्टडी को बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर या प्रशासनिक विचारक। ये पेपर जो मैंने अभी तैयार किया गया है यूनिट, ये अकॉर्डिंग टू बीए सेकंड ईयर सिलेबस के अनुसार है। लेकिन ये पूरा जो यूनिट आप 4 यूनिट पढ़ेंगे और 4 यूनिट में कम से कम 8 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थिंकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, या तो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का ये पेपर आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये जो मैंने स्लाइड्स तैयार की गई हैं, पहली बात तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, तो इसमें ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी ना ही इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को लेकर आपको कोई बेहतर बुक नहीं मिल पाएगी, खासकर हिंदी में नहीं मिलेगी। इंग्लिश में भी सिर्फ एक ही बुक है जो अच्छे से है, वो है प्रसाद एंड प्रसाद की। आप उस बुक को मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद उन बुक्स को पढ़ सकते हो, ताकि आपको आसानी से वो लेक्चर समझ में आ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी सिलेबस की ओर। इस पूरे फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में। उनका ब्रीफ लाइफ स्केच पढ़ना है हमने, और उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव थीरीज हैं या उनके फीचर्स ऑफ कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था। उन्होंने जो बुक लिखी अर्थशास्त्र, उसमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर या स्ट्रक्चर बताया था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उन्होंने जो थ्योरी दी थी सप्तम थ्योरी, तो उसके कुछ एलिमेंट्स या स्टेट के एलिमेंट क्या किस प्रकार से होने चाहिए, रोल ऑफ किंग क्या होना चाहिए, और क्वालिटीज किंग की क्या होनी चाहिए, सारी चीजें हमने पढ़नी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंकर है वो है महात्मा गांधी जी। उनका हमने ब्रीफ लाइफ स्केच करना है। उनका कॉन्सेप्ट आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य के बारे में उनका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से था। फिर डेमोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार क्या होता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़ना है। फिर नॉन वायलेंस पढ़ना है हमने, और लास्ट में हमने इसमें पढ़ना है सत्याग्रह। तो इतना सारा जो सिलेबस में दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। 4 यूनिट है, 4 यूनिट में लगभग 8 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिगिनर हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए। और इन लेक्चर को जब पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि आसानी से आप प्रसाद में प्रसाद को समझ पाओगे, क्योंकि इन प्रसाद को ही मैंने कंसर्न करके एज ए रेफरेंस लेके इन पूरे लेक्चर को तैयार किया गया। तो कौटिल्य की शुरुआत करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री का अगर देखेंगे और मौर्य एरिया जब हम देखते हैं, तो मौर्य एरिया में कौटिल्य ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, और इस बुक को लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की जो शाब्दिक या वो जो अर्थ वो किस प्रकार से है। तो अर्थशास्त्र 2 भागों में विभाजित है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर हिंदी में बोले तो जीवन को चलाने वाले संसाधनों को हम अर्थ बोलेंगे। और शास्त्र का मतलब वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारी रणनीति जो आप चलाते हो, जिससे आप अपनी लाइवलीहुड, जो अपने जीने के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को बढ़ाने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो इस दोनों शब्दों का बनता है अर्थ और शास्त्र। इसके अलावा हम अर्थशास्त्र को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें बोला कि पालना और लावा। पालना और लावा का मतलब होता है, पालना मतलब इकोनॉमिक्स एंड विच हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स। इन इकोनॉमिक्स में इसकी पालना और लाभा के 2 ऑब्जेक्टिव्स या 2 उद्देश्य माने जाते हैं। पहला का मतलब है कि पालना का मतलब कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखना है, कि किस प्रकार से अपने काम की व्यवस्था बनाते हो और कैसे आप दूसरों से अपने आप को बचा के रखते हो, अपने स्टेट को। और साथ में
किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक्स में अपना जो अर्थशास्त्र है, जो अपनी इकोनॉमी हो, उसको कैसे बढ़ाओगे? तो उस टाइम राजा महाराजाओं के टाइम में जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का तरीका था कि आपने कॉन्क्वेस्ट करना है, कि आप दूसरे के राज्य को जीतोगे, एक्वायर करोगे, अपनी टेरिटरी को ज़्यादा बढ़ाओगे, तो तभी आप बड़े बनते जाओगे। तो पालना और लावा मीन्स अपनी शक्ति को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाना है, और दूसरों से चीज़ों को जब जीतोगे तो जीत-जीत के अपने राज्य को आप बड़ा बना सकते हो। तो अर्थशास्त्र के ये 2 मीनिंग हैं, 2 प्रकार से। अब हम बात करते हैं लाइफ स्केच महात्मा गांधी जी का। तो इनकी बर्थ प्लेस की बात करते हैं, तो इसके बारे में कोई भी एविडेंस अभी तक हमारे पास सामने नहीं है कि उनकी बर्थ एक्चुअल प्लेस और जो उसकी डेट क्या थी, इसके बारे में निश्चित नहीं है। तो कोटेले का जो बर्थ है वो तक्षशिला में माना जाता है, कि वहाँ पे बताया जाता है, जो कि नेपाल में है। मोस्ट ऑफ जो थिंकर्स के हैं, जो इनका थॉट के हिसाब से ये माना गया, और तक्षशिला में जो इनका जन्म हुआ था वो था 400 एडी में। अब बहुत सारे डिस्प्यूट हैं इनके नाम के बारे में, इसलिए आपने देखा होगा कौटिल्य को विभिन्न प्रकार के नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इनको विष्णुगुप्ता, चाणक्य, कौटिल्य, आचार्य, इन सभी नामों से कौटिल्य को बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन और किस प्रकार का प्रोफेशन था। तो इनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, और एज ए प्रोफेसर वहाँ पे वर्क भी किया। और इन दिस एरिया उन्होंने क्या किया, देयर वाज नो मिनिस्टर whom कौटिल्य डिड नॉट टीच। तो कहने का अर्थ है, इस लाइन में ये बताया कि जहाँ पे नालंदा में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे थे, तो उस समय का ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं बचा था, ऐसा कोई राजा नहीं था जिसने कौटिल्य से नहीं पढ़ा था। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौटिल्य का आगमन हुआ मगधा में, और वहाँ पे इनकी इंसल्ट किस प्रकार से की गई। तो जो मगधा के महाराजा थे उनका नाम महानंद था, और वहाँ पे एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था शक्टर। तो शक्टर और महानंद महाराज के बीच में कुछ अनबन रहती थी, और शक्टर जो थे वो मिनिस्टर उनसे खुश नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए और उनके जो राज्य है उसको नष्ट करने के लिए उनकी मुलाकात हुई कौटिल्य से। और उनकी मुलाकात कैसे हुई कि कौटिल्य जंगल से जा रहे थे, और जब शक्टर ने उनको देखा कि कौटिल्य के पैर में जब एक कांटा चुभ जाता, और कौटिल्य ने उस पूरे कांटे के बूटे को ही जड़ से उखाड़ दिया। तो वहां से उनको एक चीज एक पता चली कौटिल्य के बारे में, कि वो किसी चीज को जब ठान लेते हैं तो उसको करके रहते हैं। तो उन्होंने जब एक कौटिल्य को मगधा में बुलाया और एक बड़ी गद्दी पे बिठा दिया। और जब बड़ी गद्दी पे बिठाया तो तब वहाँ के महाराजा जो महानंद आए, तो उन्होंने देखा कि ये इंसान जो इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, और इसको इतनी बड़ी गद्दी में कैसे बिठा दिया। तो वहाँ पे उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट की, और इंसल्ट बोले तो महाराजा ने उनको चंडाल के नाम से भी बुलाया, जिस कारण जो कौटिल्य था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, और उन्हें उस टाइम वहां पे संकल्प लिया कि मैं इस पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके बाद उनका जो मिलन जो होता है चंद्रगुप्त के साथ, वो कैसे मिलते हैं और किस प्रकार से उस मगधा वो पूरे राज्य को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, महानंद के नंद राज्य को। तो कौटिल्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई टैक्सिला यूनिवर्सिटी में। तो चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त थे तो जो मगधा के महाराजा थे, उनके वो थे, इनके उनके बेटे थे। और लेकिन वो चंद्रगुप्त की अपनी पिताजी और अपने भाइयों के ठीक बनती नहीं थी, उनके बीच में काफी डिस्प्यूट था। तो इसी कारण वो मगधा से बाहर रहते थे, और टैक्सिला यूनिवर्सिटी में फिर उनकी जो मुलाकात है वो कौटिल्य से हो जाती है, और उन दोनों में काफी ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है उनके थॉट्स को लेकर। तो यहीं से फिर उनकी मुलाकात होने से फिर उन्होंने पूरे मगध राज्य को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर चंद्रगुप्त जो है वहाँ के राजा भी बन गए। तो अब हम बात करते हैं कौटिल्य की कि जीवन वो किस प्रकार से व्यतीत करते थे, किस प्रकार की उनकी जो पर्सनल लाइफ थी। तो कौटिल्य एक ब्राह्मण थे, आइडियल ब्राह्मण थे, और वो किसी भी राजभवन में न रहकर बहुत दूर नदी के किनारे में पर्णकुटी में रहते थे। तो उन्होंने अपने जीवन जो एक एज ए ब्रह्मचारी व्यतीत किया, और अपनी सारी जो लाइफ है, पूरी होल लाइफ में उन्होंने ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दिया, अध्ययन किया, और किस प्रकार से एक राज्य को स्ट्रांग बनाया जाए, एक स्ट्रेंथ किया जाए, इनकी टेक्निक्स और इनके चीजों के बारे में उन्होंने पढ़ाई करते रहे। तो अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र बुक, जो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पहले।
अर्थशास्त्र उन्होंने एक संस्कृत में बुक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसी राज्य में एक राज्य को अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, जो प्रशासन वो चलाना चाहिए और किस प्रकार से एक राजा अपने प्रशासन को बढ़ा सकता है, अपने एरिया को बढ़ा सकता है, दूसरों पे जीत हासिल कर सकता है। तो अगर अर्थशास्त्र बुक की किताब के बारे में हम बात करें तो उसकी डेफिनेट इसकी टाइमिंग या राइटिंग का हमें मिलता नहीं है, या पुख्ता रूप से बोल सकते हैं कि कब लिखी गई और मेन इसका जो जिस लैंग्वेज में लिखी गई है ओरिजिनल कॉपीज हमें अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो कौटिल्य की बुक पहली बार जो लाइमलाइट में बोल सकते हैं कि पहली बार लोगों के बीच में या इसके बारे में कब पता चला, जब 1905 में डॉक्टर श्याम शास्त्री थे, ब्राह्मण थे तिंजोर के, तो उन्होंने पहली बार इस बुक के बारे में बताया और उसके बाद इन्होंने इस बुक को लिखा, दोबारा लिखने के बाद इसको टेक्स्ट को पब्लिश भी किया और इसको पब्लिश किया 1909 में। तो अर्थशास्त्र में बहुत से प्रकार के टॉपिक्स के बारे में बताया गया, बहुत सारी राजा को किस प्रकार से अपने राज्य चलाना चाहिए, उनके सभी के बारे में उस बारे में बताया। तो कह सकते हैं कि जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत अर्थशास्त्र में ही हो गई थी। जिस प्रकार से हम काउंसिलर मिनिस्टर बनाते हैं, राजा की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सेनापति के रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो सबके बारे में उस टाइम एक विस्तार रूप से, बड़े डीप रूप से कौटिल्य ने अपनी किताब में लिखा था। तो इनकी किताब को 15 ट्रिब्यूनल्स या 15 पार्ट में या 15 चैप्टर बोल सकते हैं, इनमें डिवाइड किया है और हर चैप्टर को अलग अलग जो सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है या हर सब्जेक्ट में अलग अलग विषय के बारे में उन्होंने बताया है। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्रिब्यूनल या फर्स्ट चैप्टर की। इसमें यह बताया कि जो राजा बनेगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या राजा बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जो अमित्य का मतलब होता है मिनिस्टर, उनके अपॉइंटमेंट किस प्रकार से की जाए। तो पहला ट्रिब्यूनल में से इस बारे में बात की है। उसके बाद सेकंड ट्रिब्यूनल चलता है और सेकंड ट्रिब्यूनल में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो एम्प्लॉयज जो रखते हैं उनकी वर्क क्या होना चाहिए, क्या क्या कार्य करेंगे, उनकी सैलरी किस प्रकार से होनी चाहिए और कैसे आप उन पर कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड ट्रिब्यूनल में उन्होंने बताया कि मैरिज सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस पर उस टाइम अपनी सोसाइटी में उनके राज्य में मैरिज सिस्टम कैसा होगा, ये उसके बारे में यहाँ बताया गया। चौथा ट्रिब्यूनल में बताया सर कि चोरी और रॉबरी बोल सकते हैं कि उस एरिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था उस टाइम के हिसाब से, अभी भी बहुत ज्यादा, कि आपके एरिया में चोरी और कोई रॉबरी प्रकार की कोई एक्टिविटीज उनको कैसे रोका जाए, उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस पर पूरे एक चैप्टर बोल के उन्होंने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ ट्रिब्यूनल में उन्होंने बताया था कि जो वर्क है, जो स्टेट एम्प्लॉइज का, उनका वर्क किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या कार्य होने चाहिए, इस फिफ्थ ट्रिब्यूनल में बताया। फिर हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ ट्रिब्यूनल की ओर। तो सिक्स्थ ट्रिब्यूनल उन्होंने बताया एक थ्योरी दी है, सप्तम थ्योरी, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि 7 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी राज्य में। उसके बाद सेवन ट्रिब्यूनल में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द यूनियन, मतलब आपके यूनियन के साथ जो अगर कोई राज्य है उसके जो सब छोटे छोटे राज्य हैं, उन छोटे राज्यों का एक बड़े राज्य के साथ किस प्रकार से आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद इस नेक्स्ट में बताया मिलिट्री के बारे में कि मिलिट्री का आपकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आपके सैनिक कैसे होने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी ऑफ विनिंग वार। तो वार के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है कि अगर आपके युद्ध होता है तो युद्ध को कैसे जीता जाए, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसमें पूरे 9th चैप्टर में इसके बारे में ही उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट इट टेल अबाउट द वॉर। ये सिर्फ देखो, पहले में 9th में उसने स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए विनिंग की वार, और उसने 10th में सिर्फ वॉर के बारे में बताया कि वॉर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 11th इट हैज बीन एक्सप्लेन अबाउट द डिप्लोमेसी एंड सीक्रेसी पॉलिसी। कहने का डिप्लोमेसी मतलब आप दूसरे राज्य के साथ आपका कैसा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, फॉरेन रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और कुछ सीक्रेट पॉलिसी होगी दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, या दो राज्यों के बीच में किस प्रकार से होगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन इसमें की है उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिब्यूनल में उन्होंने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से राजा की जो कमजोरियां या वीकनेस क्या होती है, जो उसको वॉर में हरा सकती है, जो पिछड़ा सकती है, तो उसके वीकनेस के बारे में बोल सकते हैं, खामियों के बारे में इस ट्रिब्यूनल में बताया। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप जो एनिमी है उसका फोर्ट पे पहुंच सकते हैं। फोर्ट मतलब उसका किला। तो किसी भी उस टाइम जब वॉर होती थी राजा को टाइम, तो मेन अगर आपने किसी को हराना है तो राजा के किले में अगर आप पहुंच गए तो समझो वो पूरा राज्य, उनकी पूरी सेना हार चुकी है। तो मेन देखा जाता था कि एनिमी के जो अब भी आपका दुश्मन है उसका फोर्ट पे आप कैसे, किले पे कैसे पहुंचोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये बताया कि एनिमी जो होता है वो अपनी
डेसिफुल मतलब अपने बोल सकते हैं कि धोखेबाजी से किस प्रकार से वॉर में जीत सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई राजा ऐसे होते थे कि दोहरी चाल चलते थे। तो किस प्रकार से अपनी चालाकी से या धोखेबाजी से वॉर में या युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में बताया कि किस प्रकार से अच्छा डिसीजन लिया जाए। देखो जैसे कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा कि जैसे हर्बर्ट साइमन ने उसके बाद कितनी देर के बाद लिखा डिसीजन मेकिंग पे, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर अर्थशास्त्र में कोटेले ने उस टाइम का लिख दिया है। तो ये 15 ट्रिब्यूनल में इस प्रकार से थे। तो अब हम बात करते हैं कुछ कौटिल्य के डिपार्टमेंट्स। देखो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। देखो डिपार्टमेंट का कैटेगराइजेशन या कैसे कैसे आपके विभाग होने चाहिए, उनका कैटेगराइजेशन उसी टाइम कौटिल्य ने कर दिया था, ताकि काम जो आपका मैनेजमेंट हो वो अच्छे से हो, जो आपके काम वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। किसको क्या काम करना है वो अपने काम के साथ ही संबंध रखेगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें 18 तीर्थ या 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है। पहला आ गया इसमें मंत्री, ठीक है, जैसे आज के टाइम में मिनिस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स या काउंसलर भी बोलते हैं। फिर पुरोहिता, प्रीस्ट जो होगा, पुजारी होगा। सेनापति होगा, ठीक है, कमांडर ऑफ द आर्मी। युवराज जिसको हम बोलते हैं प्रिंस। द्वारका, द्वारका मतलब चीफ ऑफ द पैलेस अटेंडेंट्स, ठीक है ना, जो पैलेस के जो होता है उसके अंदर जाने के लिए जो चीफ होता है, जो लोगों को अंदर भेजेगा, उसको बोलते हैं द्वारका। उसके बाद अंतर्बाहमिष्का का मतलब चीफ ऑफ द गार्ड। अब क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जैसे आज के होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, तो उनके बीच में भी एक चीफ होता है। उसी प्रकार से राजा का भी एक चीफ, गार्डों का एक चीफ होता है, जिसको बोलते हैं अंतर्बाहमिष्का। उसके बाद है प्रास्टर का मतलब मैजिस्ट्रेट, जो आपको न्यायालय वाले काम करेगा, जो आपको जस्टिस के बारे में सारी चीजों को मैनेज करेगा। उसके बाद समहर्टर का मतलब कलेक्टर जनरल, आज के टाइम का हम बोल सकते हैं कि डीसी, जो विभिन्न प्रकार की चीजों को कलेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद समी हट्टर का मतलब होता है, समनी हट्टर का मतलब होता है कि चीफ ट्रेजर, ट्रेजरी का भी एक हेड होता है जहां पर आपका पैसा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राडेस्टर का मतलब होता है कमिश्नर या सिविल सर्वेंट, जो विभिन्न प्रकार के विभागों का हेड होता है, ठीक है। नायक, टाउन का गार्ड। पावर हो गया चीफ ऑफ द टाउन, जो पूरे जो टाउन का जो एक हेड होगा उसको चीफ बनाएंगे। करमंटा का हो गया सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस, माइंस मतलब खजाने होती हैं आपकी। उसके बाद है नेक्स्ट मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जैसे आज के टाइम मंत्री होते तो उनके मंत्री के ऊपर भी एक हेड होगा जिसको हम चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। दंडपाला, ऑफिस ऑफ द आर्मी डिपार्टमेंट, तो आर्मी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो दंडपाला होगा। दुर्गापाल, गार्डियन ऑफ द फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है कि आपका किला, आपका कैपिटल, और उस फोर्ट का जो हेड होगा वो होगा दुर्गापाल। अंतपाल, ऑफिस इंचार्ज ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, आपके टाइम में जैसे कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी, तो इसी प्रकार से उसका हेड उसी टाइम की बाउंड्रीज को, जो आपका लास्ट लिमिट होगी आपके राज्य की, तो उस प्रकार से उसका हेड कौन होगा जो सब चीजों को मैनेज करेगा। तो अंतपाला का एक दर्जा या पोस्ट दी थी उसको। उस अंतवाहिका, वाहिका का मतलब है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए इस प्रकार की पोस्ट क्रिएट की। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 18 विभिन्न डिपार्टमेंट्स में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे विश्व को उन्होंने विभाजित किया था कौटिल्य ने। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कौटिल्य की सप्तंग थ्योरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सप्तंग का मतलब है 7 एलिमेंट, 7 चीजों के बारे में बताया, जिन्होंने बोला कि किसी भी स्टेट के अंदर ये 7 चीजें होनी चाहिए, तभी वो राज्य अच्छे से चल सकता है, तभी वो राज्य खुशहाल हो सकता है, तभी वो राज्य किसी भी वॉर में, किसी भी युद्ध में जीत हासिल कर सकता है। उसने पहले सप्तंग थ्योरी में जो पहला अंग बोला है, जो पहला पार्ट बोला, वो था स्वामी, और जिसको किंग भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो स्वामी या राजा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी राज्य में अगर स्वामी किंग अगर उसकी सही क्वालिटी नहीं है, वो सही तौर पे उसको चयन नहीं हुआ है, तो अगर वो सारी क्वालिटीज या सारी चीजें उसमें नहीं होगी उस राज्य में, तो वो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद सेकंड लेवल पे उन्होंने मिनिस्टर्स की बात की है, जो आज के टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं। तो मंत्रीगण जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी, क्योंकि वो राजा को ही एडवाइस देंगे, सजेशंस देंगे, और राजा उसके बाद लास्ट डिसीजन अपना देता है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उन्होंने बताया किसी भी राज्य में वो जनपद या बोल सकते हैं पॉपुलेशन मैटर करती है। आज के टाइम में देखो कि सब कुछ, राजा भी है, मिनिस्टर भी है, लेकिन आपका मेन फर्ज क्या है कि जिनके बीच में आप रह रहे हो, जिनके लिए आपने सेवाएं देनी है, वो है जनता। तो जनता आगे खुश होगी, उनका कल्याण होगा, तो एक राजा हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला कि दुर्गा या फोर्ट बोल सकते हैं, कि आपका किला किस प्रकार से होना है। तो किले बहुत इंपॉर्टेंट हो, किले को आपने सुरक्षित रखना है। किले को आप सुरक्षित रखते हो तो तब तक आप बोल सकते हैं कि आप अपने राज्य में सुरक्षित हैं।
नेक्स्ट है ट्रेजरी, जहां पे आपका धन रखा जाता है, जिस प्रकार से अभी हमारा धन जहां पे रखा जाता है। तो खजाना बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा ही नहीं है, आपका खजाना ही लूट लिया जाए, तो आप उस पर कह सकते हैं कि आपकी राज्य ही खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें दंडा या आर्मी बोल सकते हैं। तो दंडा आर्मी किसी प्रकार से अपने किसी राज्य का अगर आक्रमण हो जाता है आप पे, तो आप उसके साथ कैसे लड़ाई करोगे, कैसे युद्ध करोगे, कैसे उससे जीतोगे, किस प्रकार से अपना कोष को बचा के रखोगे, किस प्रकार से अपने फोर्ट को बचा के रखोगे, किस प्रकार से अपने जनता को बचाओगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, आर्मी पे, आपकी दंडा पे डिपेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उस टाइम उन्होंने बताया, मुझे काफी इन्फ्लुएंस हुआ इस चीज की, कि उस टाइम भी इस प्रकार की थिंकिंग थी, जैसे कि मित्र या एलिया फ्रेंड। जैसा आज के टाइम हम फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं, डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशनशिप है दूसरे देश के साथ किस प्रकार से होने चाहिए, तो उस टाइम भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ली गई थी कि मित्र जो या एलिया आपका फ्रेंड होता है, जो सहयोगी होता है दूसरे देश को, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, ताकि आपको जरूरत के टाइम में वो काम आ सके। तो ये 7 सप्तंग थ्योरी में 7 एलिमेंट कोटेले ने दिए थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, क्वालिटीज ऑफ किंग की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस आधार पे हम बोल सकते हैं कि अच्छा राजा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक में आपको साधारण भाषा में बोलूं कि जो राजा है उसको एक भगवान का दर्जा दिया था। तो उसने उनके अनुसार, किंग के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार राजा ही भगवान है, और सब लोगों को राजा को मानना पड़ेगा, और राजा से ऊपर उस राज्य में कोई भी नहीं होगा। और उसकी बहुत सारी राजा बनने के लिए और बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और क्वालिटी इस प्रकार से दी है। पहला है कि वो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। जो राजा है फिजिकली और मेंटली फिट होगा, तभी वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। दूसरा है एमफुल, हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। एमफुल होना चाहिए, जो एमफुल के साथ फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। तो फ्यूचरिस्टिक मतलब जब आप दूरदर्शी है, तो वो नई नई एम्स के बारे में, नई नई टारगेट्स के बारे में सोचेगा कि मैंने इस साल क्या करना, अगले साल क्या करना है। तो फ्यूचरिस्टिक ही है, तो तभी एमफुल भी हो सकता है, उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है रिलीजियस भी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि धर्म के बारे में जो सोचता हो, उसके बारे में करने का सोचेगा, तो उस इंसान में थोड़ा एक डाउन टू अर्थ रहने की हमेशा हैबिट्स रहेगी। उसको ये लगता है कि मेरे से ऊपर कोई ना कोई है। अगर वो ऐसा रिलीजियस नहीं होता, तो इंसान वो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और भगवान से बड़ा हूँ, तो मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो ऐसी चीज, ऐसी स्थिति में जो राजा है, राजा में बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक एफिलिएशन हर राजा में होना चाहिए, कौटिल्य के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशनल, कि इस प्रकार का राजा होना जो हमेशा उससे मिलके जो लोग प्रेरित हो जाए, वो उनमें मोटिवेशन आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है पंक्चुअल। पंक्चुअल का कहना है कि राजा अगर खुद समय के अनुसार नहीं चले, समयबद्ध ना हो, तो वो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता, वो दूसरों को फ्यूचरिस्टिक नहीं बना सकता, वो दूसरों को एमफुल नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का अर्थ है कि राजा अगर वो फिट है, फिजिकली मेंटली फिट है, तो उसको किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए खुद अकेले स्वतंत्रता के साथ तैयार रहना है, चीजों को फेस करने के लिए तैयार रहना है। उसके बाद नेक्स्ट है गुड डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकिंग की बात कौटिल्य ने अपनी बुक में भी की है कि डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि आपने युद्ध करना है कि नहीं करना है, आपने किस राज्य, किस प्रकार के संबंध बनाने हैं। तो सभी संबंधों के लिए एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो किंग में होना बहुत जरूरी थी। उसके बाद क्रिएटिव एंड स्किलफुल का मतलब होता है कि कुछ नई नई चीजें, जो रचनात्मक चीजें जो अपने राज्य में शुरू करें, और उस नई प्रकार से हमेशा सोच रखे। तो ये राज्य की एक खासियत है, ये एक क्वालिटी है। उसके बाद गुड करेक्टर का अर्थ है कि वो किसी प्रकार की बुरा आदतों में, नशे में ना पड़ा होना चाहिए। तो अगर किसी प्रकार से नशे, बुरी आदतों में अगर कोई राजा है, तो वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हो सकता, और फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, तो वो ना ही फ्यूचरिस्टिक हो सकता, ना एमफुल हो सकता है, ना ही वो गुड डिसीजन ले सकता। तो ये सारी जो है क्वालिटीज किंग की यहाँ पर बताई है अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा। अब हम पावर्स एंड फंक्शन की बात करते हैं, कि एक राजा के पास क्या क्या पावर्स होगी। सबसे पहले उसकी पावर और फंक्शन बोलेंगे तो क्या है, कि सबसे ऊपर अगर राजा को भगवान का दर्जा दिया गया, तो उसका काम है कि सोसाइटी के अंदर वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना है, लोगों को जो विभिन्न प्रकार की जो नीड्स है, उन नीड्स को पूरा करना है। दूसरा फंक्शन है सर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो राज्य के अंदर शांति कैसे बनाई जाए, शांति सब कुछ राजा के डिपेंड करती है। राजा अगर सभी लोगों का कल्याण करेगा, उनका सुरक्षा करेगा, तो वहां पे पीस रहेगा, वहां हार्मनी और शांति बनी रहेगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लॉज। तो अब कौन सा कार्य किस प्रकार से होना चाहिए। कोई कार्य अगर कोई दंड वाला कार्य करता है, तो उसको दंड मिलना चाहिए।
तो दंड, उसको दंड किस प्रकार से मिलेगा, उससे पहले आपको लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जब आप कानून पढ़ाओगे तो उसके आधार पर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दंड देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि रिक्रूटमेंट, किसी भी प्रकार का चयन हो, चाहे मिनिस्टर्स का हो अपॉइंटमेंट या सेनापति का हो, तो ये जो मेन पार्ट या मेन फंक्शन था रिक्रूटमेंट का, वो मेनली जो मेन डिसीजन था वो राजा निभाता था। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, जैसे मैंने आपको बोला कि मेंटेनेंस पीस एंड हार्मनी किस प्रकार से हो सकती है जनता के बीच में, अपने राज्य में, जब वहां के लोग सुरक्षित फील करते हो, जब वो सुरक्षित फील करेंगे, सुरक्षित समझेंगे अपने आप को, तभी उस राजा को अपना भगवान मानेंगे। तो ये एक पावर भी है और एक महत्वपूर्ण फंक्शन भी है राजा का। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य में गलत चीजें हो सकती है, कोई गलत काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी का गलत होता है, किसी का अधिकार का उल्लंघन होता है, कोई कानून को तोड़ता है, तो वहां पे जस्टिस, न्याय मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि लोगों को लगे कि कोई ना कोई हमें जो प्रोटेक्ट करने वाला, सुरक्षा करने वाला है। तो जस्टिस का काम या मेन इसका डिसीजन भी राजा ही लेता था। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। कौटिल्य ने फाइनेंस पे और सुरक्षा पे दो चीजों पे बहुत अपनी बुक में बात की है कि आप को अपना किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, किस प्रकार से आप दूसरे राज्य को जीतते जाओगे, और दूसरे राज्य को जीतने के लिए आपको अपनी सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ानी है। तो फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है राजा का। उसके बाद नेक्स्ट है वॉर डिसीजन। अब राजा को टाइम में तो महत्वपूर्ण चीज यही होती थी कि एक राज्य का दूसरे राज्य के ऊपर जीतना, उसके साथ उस पर वॉर करना, और वॉर को किस प्रकार से, उसमें किस प्रकार से डिसीजन लिया जाए, निर्णय लिया जाए, ताकि आपको वॉर जीत सकते हैं। तो ये सारा ये भी काम, एक इंपॉर्टेंट काम है कौटिल्य का, कौटिल्य के राजा का। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंडशिप विद अदर किंग्स। तो सप्तम थ्योरी में मैंने बताया कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एक राजा के दूसरे राज्य के राजा के साथ किस प्रकार से दोस्ती होनी चाहिए। तो फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, ताकि आपको जरूरत पड़ने के समय आप उसकी हेल्प ले सको, उसकी सहायता ले सको। तो इस पे बहुत ज्यादा ये सारी जो पावर है या सारा ये डिसीजन मेकिंग है, किस पे है, ये राजा के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेंशन, का मतलब होता है राज्य के अंदर बाहरी आक्रमणों से जो सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक सुरक्षा को प्रदान करना तो राजा का काम होता ही है, लेकिन बाहरी सुरक्षा का की आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना भी मेन फंक्शन है राजा का। तो राजा का बहुत सारे पावर्स, फंक्शंस हमने देखे यहाँ पे कि क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो इन शॉर्ट में बोलूंगा कि उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, जिस प्रकार से मैनेजमेंट के बारे में बोला कि किस प्रकार से प्रबंधन हो जाए डिपार्टमेंट्स का, किस प्रकार से कामों का डिवीजन होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर उस समय जिस प्रकार से कौटिल्य लिखा, तो उसी सिस्टम को, उसी स्ट्रक्चर को हम आज भी आगे फॉलो कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं इस यूनिट के। जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का पहले हम ब्रीफ में लाइफ स्केच करेंगे। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम था पतली बाई। वो काफी इन्फ्लुएंस थे, काफी ज्यादा प्रभावित थे अपने पेरेंट्स को लेकर, और वो एक रिलीजियस, धार्मिक इंसान थे। इनिशियली स्टार्टिंग की उनकी जो एजुकेशन हुई वो पोरबंदर में ही हुई। और अगर स्टार्टिंग के एजुकेशन की बात करें तो एक एवरेज स्टूडेंट माने जाते थे। 13 साल की उम्र की उनकी जो शादी है कस्तूरबा बाई से होगी, और 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन है वो पूरी की। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए लॉ करने के लिए। तो इनिशियल स्टेजेस में, जब ईयर्स में, जब वो इंग्लैंड में थे, तो चाहते थे कि वो इंग्लिश जेंटलमैन की तरह बने, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मेरा जो मेन उद्देश्य कुछ और है, मैं यहाँ पे लॉ पढ़ने के लिए आया और मुझे लॉ पढ़ के कानून पढ़ के वापस आना है। फिर 1892 में उन्होंने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली और वो भारत वापस आ गए। ठीक है सर। अब गांधी जी जब भारत वापस आए तो फिर उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका गए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की राजकोट में। तो राजकोट में जब उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उन्हें खास वहां पे सक्सेस नहीं मिली। फिर उसके बाद वो बॉम्बे में चले गए, और बॉम्बे में वहां कोशिश किया प्रैक्टिस करने की, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद उनको इनवाइट किया गया अब्दुल्ला शेख, साउथ अफ्रीका के एक बोल सकते हैं कि व्यापारी थे, जिन्होंने उनको इनवाइट किया साउथ अफ्रीका में। उनका कुछ एक केस चल रहा था, तो उस केस को लड़ने के लिए उन्होंने इनवाइट किया, और 1893 में वो
साउथ अफ्रीका चले गए। अब वो गए तो 1 साल के लिए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में फँस गए, ऐसे कामों में फँस गए कि वो उनको आते-आते 20 साल लग गए। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इतना समय क्यों लगा वहाँ पे अफ्रीका में? 1 साल के लिए गए तो 20 साल लगे। तो वहाँ पे बहुत सारे भेदभाव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उन प्रॉब्लम को देखते हुए उनके लिए लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें समय दिया और वहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना लिए एक नाम कमा लिया। तो उस टाइम साउथ अफ्रीका में एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था एक बेसिस में, कलर के बेसिस में। गोरे और कालों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो उस चीज़ को लड़ने के लिए उनकी जो स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी क्या हुआ जब साउथ अफ्रीका गए तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा पीक पे था, कलर डिस्क्रिमिनेशन। और इस चीज के लिए फाइट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए, जब वो अब्दुल्ला शेख का उन्होंने केस भी लड़ा, वो जीते भी वहां पे। उसके बाद वो फिर दोबारा से भारत में आए 1896 में, और वो चाहते थे कि वहां पे काफी टाइम तक रहें। तो उसके लिए अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहते थे। तो जब वो वापस गए तो रास्ते में लोगों अंग्रेजों ने उन्हें बहुत पीटा। तो ये कलर से लेकर, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर इनकी शुरुआत ऐसी ही है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ काम किए, इस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद उन्होंने अफ्रीका में ही सत्याग्रह नामक का एक आंदोलन भी शुरू किया, ठीक है। तो ये क्यों शुरू किया? क्योंकि 1906 में अफ्रीका में एक बिल पास किया गया, और इस बिल में ये बताया गया कि जितने भी बाहर के लोग, भारतीय हैं या जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने अपने नाम और फिंगरप्रिंट्स देने हैं, रजिस्टर करने हैं। लेकिन इस चीज के लिए गांधी जी और सभी लोगों ने अपोज किया कि ये इस प्रकार का जो किसी एक प्रकार के लोगों के से या किसी एक वर्ग के लोगों पर अगर इस प्रकार का रजिस्टर करना, नाम और फुट फिंगरप्रिंट देना, ये गलत बात है। उन्होंने अपोज किया और इस लॉ को उन्होंने ब्लैक ऑर्डिनेंस भी कहा था। फिर सर उसके बाद 18 जुलाई 1914 को वो अफ्रीका से वापस आ गए भारत में। तो अफ्रीका से भारत में आने के बाद फिर उनका एक नया मोमेंट या एक नया रोल स्टार्ट होता है, जब वो फ्रीडम स्ट्रगल में अपना भाग लेते हैं। तो 1914 में वो भारत आ गए थे गांधी जी, और जब भारत में आए थे तब उनका, जब जिस प्रकार से गांधी जी ने अफ्रीका में कार्य किए थे, विभिन्न प्रकार के कार्य किए थे, स्ट्रगल किए थे, मूवमेंट चलाए थे, उनसे उनका नाम बहुत ज्यादा हो चुका था। अब वो इंडिया में आगे फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना कदम रखा, और वो ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे? वो उनका एक पॉलिटिकल लीडर था, गुरु गोखले। तो गोखले को उनके गुरु थे, उनको बहुत मानते थे। और 1915 में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम स्टार्ट किया, जहां पे वो अपने फॉलोवर्स को ये सिखाते थे किस प्रकार से सच्चाई पे टिके रहना, नॉन वायलेंस के साथ कार्य करना है, अहिंसा पे कार्य नहीं करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में जो उनका मेन काम या उनकी मूवमेंट में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को। तो ऐसी स्थिति में फिर उससे गांधी जी काफी नाराज हुए, काफी हर्टेड हुए, और उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसअवेंडेंस एक मूवमेंट स्टार्ट किया। सिविल डिसअवेंडेंस मूवमेंट में उन्होंने एक्चुअल में क्या किया? उन्होंने ये बताया कि हमने ब्रिटिश सरकार के जितने भी रूल है, रेगुलेशन है, उनको डिसओबे करना है, ठीक है। जिस प्रकार से उनका अत्याचार होता है अंग्रेजों का भारतीयों पे। तो 12 मार्च 1930 में उन्होंने ये सिविल डिसओबीडियंस जो सिस्टम था उसको चलाने के लिए, या अंग्रेजों की सरकार के रूल को अपोज करने के लिए, उन्होंने ये बताया, उन्होंने डांडी यात्रा की, और फ्रॉम साबरमती आश्रम से स्टार्ट की 6 अप्रैल 1930 को। उन्होंने ये भी करके दिखाया कि अपने हाथों से सॉल्ट बना के, नमक बना के दिखाया। इस पूरे यात्रा में या इस पूरे मूवमेंट में उन्होंने ये दिखाया कि हम हर चीज के लिए अंग्रेजों पे डिपेंडेबल नहीं है, हम अपनी चीजें खुद बना सकते हैं, हम अपना कपड़ा बना सकते हैं। तो एक एक मिसाल देना चाहते थे वो अंग्रेजों को कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। फिर बहुत बड़ा जो नेक्स्ट मूवमेंट हुआ, जब उन्होंने एक आंदोलन और चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई, और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को साफ तौर से बोल दिया कि अब आपको भारत छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। एक अपनी बहुत ही एनर्जेटिक स्पीच में उन्होंने कहा, और भारतीयों को जगाते हुए कहा कि अब डू या डाई, करने या मरने की बारी आ चुकी है। तो उन्होंने इस प्रकार से पूरे आजादी के मूवमेंट में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और अंत में 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई, जिनको नथुराम गोडसे द्वारा उनको गोली मारी गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पूरे जो आपने लाइफ स्केच में महात्मा गांधी के बारे में आपने देखा कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा काम कार्य किया, अपने भारत में बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर बहुत सारा कार्य किया, और अफ्रीका से ही उनको काफी ज्यादा नाम उन्होंने कमा लिया था विभिन्न फील्ड्स में, बोल सकते हैं।
अब हम उनके जो आइडियाज हैं या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका मेन कॉन्सेप्ट था आइडियल स्टेट, कि एक आदर्श राज्य या डेमोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहेंगे, क्या क्या चीजें होंगी आदर्श राज्य में। तो आदर्श राज्य का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस पूरे जो स्लाइड में मैंने जितना भी लिखा हुआ उसका मैं निचोड़ बताऊंगा, फिर आप इसको स्लाइड को पढ़ोगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। उन्होंने बोला कि किसी भी राज्य में मतलब आइडल स्टेट उसको माना जाएगा, डेमोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन उसको माना जाएगा जहां पे स्वराज या सेल्फ गवर्नेंस होगा, या जहां पे सेल्फ रूल होगा। तो सेल्फ रूल का अर्थ ही है कि हम आज के हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम अपने प्रतिनिधि को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं। तो लेकिन कहने का तभी भी यहाँ की जिन लोगों को हम भेजते हैं, क्या हम उनसे अपनी बात रख सकते हैं, क्या उनके साथ हमारा कितना इंटरेक्शन है। अगर एमपी की बात करें तो एमपी बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो क्या उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, क्या हम उन पर अपनी ग्रीवेंसेस रख सकते हैं। तो जो गांधी जी चाहते थे कि उनके आइडियल स्टेट में क्या होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए गवर्नेंस का, वो होना चाहिए ग्रास लेवल पे डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर एक के पास है, चाहे आप उसको वोटिंग करके भेज भी रहे हो उन लोगों को, लेकिन ऐसे सिस्टम में हम बोलेंगे वो सेंट्रलाइज्ड है। तो महात्मा गांधी का मतलब सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम है कि आपका जो गवर्नेंस सिस्टम वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं इसको विकेंद्रीकरण, मतलब पावर एक के पास ना होके पावर्स की डिवीजन होनी चाहिए, विभिन्न लोगों को पावर्स मिलनी चाहिए। जब विभिन्न लोगों को पावर्स मिलेगी तो वो होगी रियल डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसको उन्होंने अपने हिंद स्वराज टेक्स्ट में भी कहा था। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे आज के टाइम में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की है, तो ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का है। डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट में, जैसे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में रूरल गवर्नमेंट, ग्रामीण सरकार के बारे में बताया, हमने एक स्ट्रक्चर आज क्रिएट किया है, पर कब किया है 1992 में। तो लोकल गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट में क्या किया कि हमने अब स्ट्रक्चर बनाया कि ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगी, ग्राम पंचायत में हम अपने प्रधानों मेंबर को चुन के भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखो ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ये सेंट्रलाइज नहीं है। यहाँ पे हमने पावर्स को पहले सेंटर से डिवीजन की, स्टेट से डिवीजन की, और स्टेट्स के बाद डिवीजन करने के बाद हम जाके लोकल लेवल पे ले आए हैं। तो लोकल लेवल पे जहाँ पे जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वो हमारे नजदीक के होते हैं, उनको हम जानते हैं, वो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन आसान है। तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ दिस गवर्नेंस इज कॉल्ड लोकल गवर्नेंस। और महात्मा गांधी बोलते थे कि इस प्रकार की गवर्नेंस सिस्टम को बोलेंगे आइडियल स्टेट या आइडियल डेमोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन। उसी प्रकार से जो शहरी वाले सरकार है उसके लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। शहरी सरकार बोल सके जहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी या ग्राम पंचायत जो होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो गवर्नेंस सिस्टम है जिसको डिसेंट्रलाइज फॉर्म किया जाता है, सेंट्रलाइज से लेकर डिसेंट्रलाइज की ओर लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं आइडियल स्टेट या आइडियल डेमोक्रेसी या आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हो। तो जिस प्रकार से मैंने अभी यहाँ पे बोला कि महात्मा गांधी ने आइडियल स्टेट कैसे बोला, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो आइडियल स्टेट को डिसेंट्रलाइज होने के लिए और क्या क्या उसकी खासियत या क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सबसे पहले आपकी आइडियल स्टेट का मतलब है नॉन वायलेंस, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा या फिजिकली डैमेज नहीं करे कोई किसी को, इस प्रकार के प्रिंसिपल्स को आपने चलना है। दूसरा, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर चाहे किसी भी प्रकार का रिसोर्स आप बांट रहे हो, कोई अवसर दे रहे हो नौकरी का, तो इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट बोलता है फ्रीडम ऑफ राइट्स, तो आपके पास कुछ राइट्स होने चाहिए जहां पे बोलने की या जाने की, चलने की, अपने एक्सप्रेशन को रखने की। तो ये कुछ राइट्स होने चाहिए, तभी आप उसको आइडियल स्टेट में मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने कि पावर को जब तक जितना सेंट्रलाइज, अगर एक इंसान के पास पावर है तो वो आइडियल स्टेट कैसे हो सकती है। तो आपने पावर को जितना तोड़ोगे, जितना ग्राउंड लेवल तक दोगे, तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म होगी, जो कि आइडियल स्टेट का एक बहुत बड़ा अंग है। उसके बाद प्रिजर्व ऑफ डाइवर्सिटी। प्रिजर्व ऑफ डाइवर्सिटी मतलब जैसे हमारे देश में, हिंदुस्तान में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, कल्चर से लेकर, भाषाएं से लेकर, कास्ट से लेकर। तो ये सारे जो डाइवर्सिटी है उसको हमने प्रिजर्व करना है। हमने ये नहीं करना कि हमारे पास विभिन्नताएं थी तो उसको हमने खत्म कर दिया। तो जो विभिन्नताएं हैं उसको हमने बचा के रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए एज ए गिफ्ट सोर्स पे है, और उसको हमने उस गिफ्ट सोर्स को बचा के रखना और आगे बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ इंडियन कल्चर। कहने का अर्थ है जो कल्चर हमारा पहला था, जो लुप्त भी हो गया, जो खत्म हो गया, उसको रीजनरेट करना है। तो ये एक आइडियल स्टेट मानी जाएगी। उसके बाद मीन्स और एंड्स। कहने का अर्थ है जो आप
के पास मीन्स होंगे, मीन्स मतलब जो आपके पास साधन होंगे, साधन तो हैं, आप रिसोर्सेज तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को एंड कहाँ कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये मैटर करता है। कहने का था जिसको खाने की जरूरत है तो उसी को देना ना, एंड वहां होना चाहिए। जिसको कपड़े की जरूरत है, एंड वहां होना चाहिए। तो मीन्स और एंड्स का जो संबंध है वो सही से होना चाहिए। तो अगर स्थिति जिसको जरूरत है उसको आप नहीं दे रहे हो तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी। तो आइडियल स्टेट मतलब मीन्स और एंड का रिलेशनशिप सही प्रकार से सही जगह के लिए होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होना बोला प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, तो आइडियल स्टेट मतलब देखो किसी सोसाइटी में सभी लोग बराबर नहीं हो सकते, तो जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको हमें रिजर्वेशन भी देनी है, उनको हमें एक्स्ट्रा सहयोग भी देना है, उन वीकर सेक्शन को हमें आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार के सारे पॉइंटों को लेकर हम बोल सकते हैं कि एक स्टेट जो है वो आइडल हो सकती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है ट्रस्टीशिप सिस्टम, जिसको बोलते हैं संरक्षण प्रणाली। तो आइडिया में ब्रीफ में पहले आपको बताऊंगा कि ट्रस्टीशिप का कहना का अर्थ है कि हमारे देश में आपने देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, इतना धन है कि उनको पता भी नहीं है कि आगे 7 जन्मों तक वो खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन साथ में ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे आने वाले दिन में एक टाइम का हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहने का था कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो महात्मा गांधी का जो अप्रोच थी, उन्होंने बोला कि जिस इंसान के पास, ठीक है, किसी भी इंसान के पास अगर जो पैसा है, जो ये प्रॉब्लम है, जो जिसके पास कम संसाधन है, लेस संसाधन है, रिसोर्सेस हैं या गरीबी है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए हमें एक थ्योरी को प्रयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी पता क्या बोलता है कि जिस इंसान के पास धन है उसको अपने जितनी अपनी एडुकेट, जितनी उसके अपनी जरूरतों के लिए जितना धन है, उस धन के अलावा जो उसके पास बचता है उसको उसको देना चाहिए। उसका पार्ट कुछ उन लोगों को देना चाहिए जिन लोगों को उसकी जरूरत है। तो अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम चलाते हैं तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, इस प्रकार की अवधारणा को बोलेंगे ट्रस्टीशिप। तो कहने का तो साधारण भाषा में कि जिन लोगों के पास ज्यादा है वो इसलिए है क्योंकि एक गरीब इंसान उसके लिए वर्क कर रहा। आप कहना चाहता था कि अंबानी अगर सबसे अमीर इंसान है तो वो अमीर एक इंसान की या खुद की वजह से नहीं बना, उसके साथ बहुत सारे लेबर जो लोग वर्क कर रहे हैं वो हार्ड वर्क करके उसको दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके पास पैसा है। लेकिन वो जो पैसा है वो सिर्फ उसका ट्रस्टी है, असली मालिक वो नहीं है, असली मालिक जो उसके साथ जुड़े हैं। तो कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी ने बोला कि ट्रस्टीशिप में का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है, जो अधिक है, जो आपकी जरूरत से ज्यादा है, उस पैसे को आप उतना ही रिक्वायरमेंट अपने पास रखें जितनी आपकी नीड है, और इसके अलावा जो भी पैसा है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, जिनके जो लोग अभी गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, या उनके वेलफेयर के लिए आप प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार की अप्रोच को, इस प्रकार की प्रणाली को उनको नाम दिया ट्रस्टीशिप सिस्टम या संरक्षण प्रणाली। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशन, मतलब आप हर इंसान जो है वो ट्रस्टीशिप प्रणाली या उसको अपना नहीं सकता जिसके पास पैसा है। लेकिन इस ट्रस्टीशिप प्रणाली को मानने के लिए या चलाने के लिए, इस अप्रोच को चलाने के लिए आपको कुछ मान्यताएं या कुछ इस प्रकार से आपने सोचना होगा, एजम्पशन रखनी होगी, तभी जाके आप ट्रस्टीशिप प्रणाली को अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है जिसके पास पैसा है सबसे ज्यादा, अपने नीड से ज्यादा है, उसको ये सोचना है जो भी पैसा है, ये पैसा जो मुझे मिला एक गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से देन है। क्योंकि कोई भी चीज आपने देखा होगा, कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन अगर एक बार में कुछ आपदा हो जाती है तो पैसा सारा खत्म भी हो सकता है, अमीर से गरीब भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है वो आप सिर्फ हम एक इसके रक्षक है, संरक्षक है, और ये पैसा एक भगवान का है, किसी और का देन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने जो कैपिटल है इट इज नॉट एन एविल। कहने का अर्थ है कि अब कोई अमीर इंसान है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा हो गया तो उसको अब वो ज्यादा पैसा हो गया तो वो बुरी चीज होगी, नहीं। उन्होंने बोला कि पैसा रखना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा आप कमाओ, उससे नेक्स्ट लेवल पे ज्यादा से ज्यादा कमाओ, लेकिन उसके बाद उसका दान भी करो, उसका कुछ अंश है, कुछ पार्ट है वो गरीबों में भी बांटो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नेचर हैज गिवन एनफ फॉर आवर वांट्स। कहने का अर्थ है कि कई लोग इसलिए खर्च नहीं करते या इसलिए नहीं देते, उसमें लगता है कि कल आने वाले टाइम में पता है हमारे पास संसाधन होगी नहीं होंगे। लेकिन महात्मा गांधी का कहने का अर्थ था कि नेचर ने हर इंसान के लिए वो सारी चीजें बनाई हैं और वो सारी चीजें उसको मिलेगी। तो आपने इस प्रकार से नहीं सोचना है कि चीजें खत्म हो जाएगी या संसाधन ही कम कम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला होर्डिंग ऑफ वेल्थ मोर देन वन नीड्स इज ए थेफ्ट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आपने जरूरत से ज्यादा रखते हो तो जमाखोरी करते हो तो आप ये एक प्रकार की चोरी है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि संसाधन जो है भगवान की देन है। जो संसाधन आपके पास है वो लोगों की हार्डवर्क या उनकी परिश्रम की वजह से है। तो आपने उतना ही रखना है जितनी आपको जरूरत है। उससे ज्यादा आप होard करके रखते हो, जमा करके रखते हो, ये एक चोरी है। रियल ब्लेस इज रिनाउंसिएशन ऑफ वेल्थ। तो कहने का अर्थ है कि आप अगर सही प्रकार से आनंद वाले या असली जो वेलफेयर या असली प्रकार के जो अपने आप को रियल ट्रू मानते हैं, तो त्याग करना बहुत जरूरी है। जो आपके पास वेल्थ है उसको अपने दूसरों को देना है। जो आप रियल ब्लेस तभी होगी आपके पास जब आप अपना धन का त्याग करना शुरू करोगे। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है, ए वे टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो आपने इस प्रकार से सोचना है कि जब आप पैसा किसी को दे रहे हो जो अपने नीड से ज्यादा है, तो आप सोसाइटी के अंदर एक आर्थिक इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रहे हो और इसी से इक्वालिटी आ सकती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन। ठीक है, आपने नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन जैसे जहां पे बुरी चीज हो रही है तो वहां पे नॉन वायलेंस आपने यूज करना है। ठीक है, अहिंसा यूज नहीं करना है, नो कॉपरेशन दिखाओ। ठीक है, उसके बाद इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इज परमिटेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने ये बताया कि आइडल स्टेट या ट्रस्टीशिप सिस्टम को चलाने के लिए कई बार आपने देखा होगा कि स्टेट को भी इंटरवेंशन करने की जरूरत है। जैसे आज के पहले के टाइम राजा महाराजों के टाइम में तो ऐसा नहीं था, जिसके पास जिसने दे दिया तो दे दिया, दान कर दिया। लेकिन आज के टाइम में जो टैक्स स्लैब है ना, टैक्स क्या मतलब है? आज टैक्स अगर के लिए हमने 8 10 15 20% या 28% जो भी स्लैब्स बनाए हैं टैक्स लेने के लिए, तो यहाँ पे जो आपसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, आपसे ये बताया जा रहा है कि आपने पैसा देना है ताकि उस पैसे को हम गरीबों पे या सबको इक्वली दूसरों के कल्याण के लिए यूज किया जाए। तो ये इंटरवेंशन किसकी है? यहाँ पे हर स्टेप जो है ये गवर्नमेंट का लिया गया और हम महात्मा गांधी के अनुसार गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में परमिटेड है, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि सोसाइटी में चीजें बेहतर हो सके। उसके बाद स्टेट वार्डशिप इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्टी। तो कहने का अर्थ है कि अब पैसा आपका है, आप उसको संरक्षण है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप उसको दान करें, तो फाइनल जो है ना, जो आपके पास जो पैसा का नेतृत्व है या कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, जो संरक्षक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोलता है एम्बेसडर अपॉइंटमेंट ऑफ द सक्सेस एट द ट्रस्टी। कहने का अर्थ है अगर किसी ने ट्रस्ट खोला है, कोई पैसा जिसके पास पैसा रह बच जाता है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बाद वो इंसान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो नया आने वाला जो उसका सक्सेसर होगा, जो उसका संरक्षक होगा, वो उसके द्वारा अपॉइंट किया होगा या उसके घर वाला होगा या उसका बेटा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे वेज या टेक्निक्स दी थी जिस प्रकार से आप ट्रस्टीशिप प्रणाली को अपना सकते हैं, अपने आप को उसकी तरफ बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताया है गांधी जी ने, नॉन वायलेंस। देखो नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी को बिना हर्ट किए, चाहे फिजिकली, वायलेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी को हर्ट करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो फिजिकली हो मेंटली हो। फिजिकली मतलब जब किसी ने मारा किसी को, और मेंटली मतलब आपने किसी चीज को ऐसी चीजें बुरी, ऐसी बुरी चीजें बोली जो कि मानसिक रूप पर वो बंदा बीमार हो गया, उससे काफी दुखी हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि नॉन वायलेंस ही ऐसी चीज है जो हमें एनिमल से सोशल एनिमल बनाती है। तो आपने देखा होगा कि एनिमल जो होता है बिना किसी सोचे समझे किसी भी जानवर को मार लेता है, वायलेंस कर लेता है। लेकिन सोशल एनिमल जो होता है वो सोचता है, समझता है, एक थिंकिंग, उसके पास थिंकिंग पावर होती है जो उसको डिफरेंशिएट करती है एक एनिमल से लेकर सोशल एनिमल की ओर। तो वायलेंस मतलब कहने का अर्थ है कि जब आप फिजिकल और मेंटली किसी को हर्ट नहीं करते हो अपनी बात को मनाने के लिए, तो ऐसे अप्रोच को बोलते हैं नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी का जो मोटिव था वो ये था कि आपने किसी भी चीज को आपने मनाना है, किसी चीज को बात को आपने अपने रखना है, तो आपने नॉन वायलेंस, अहिंसा का प्रयोग नहीं करना है, नॉन वायलेंस का यूज करना है अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। और हर इंसान को इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। एक देश के अंदर इस चीजों को, इन नॉन वायलेंस के अप्रोच को अगर अपनाया जाए तो वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी वो दूर हो जाएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लोगों में तो लोगों का कल्याण होगा, लोगों में एकता बनेगी, हार्मनी बनेगी। और ऐसी स्थिति में जब जहाँ पे इंटीग्रिटी होगी, एकता होगी, तो वहां पे जो लोग जिनके पास ज्यादा धन है, अब सपोज करते हैं किसी के पास ज्यादा धन है लेकिन आप उस पर अटैक कर दो, उसको मार दो, तो उसने अगर कुछ दान करना भी होगा तब भी नहीं करेगा। तो किसी इंसान को आगे आपको मनाने के लिए आपकी अप्रोच मैटर करती है। तो अगर आप नॉन वायलेंस से चल रहे हैं तो नॉन वायलेंस से अगला वाला इंसान भी कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो वो पिघल जाएगा, उसको लगता है कि नहीं यार मुझे भी कुछ आगे आके सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो अपनी बात को मनाने के लिए जब नॉन वायलेंस का प्रयोग करते हैं, जब आप फिजिकली या मेंटली हर्टिंग नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस।
अब उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस जो है वो हर इंसान नहीं कर सकता, ठीक है? अहिंसा के बारे में हर बंदा नहीं सोच सकता। नॉन वायलेंस किस प्रकार से आप कर सकते हो, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से आपका मेंटल सेट होना चाहिए। कहने का अर्थ है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ जानना है आपने। जब आप ट्रुथ जानते हो, जब आपको सच्चाई पता होती है कि आपको पता है कि जब इनरली आपको पता हो कि ये चीज़ सच्ची है, जब आपके पास ये सोच होती है कि ये चीज़ सच्ची है, तो आप उस पे टिके रहते हो, ठीक है? दूसरी बात, नॉन वायलेंस के लिए पास कि आपकी इनर प्योरिटी होनी चाहिए। इनर प्योरिटी का मतलब होता है कि आप आंतरिक रूप से समझते हो कि आप सच्चाई को समझते हो। आप समझते हो कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जब आप इस चीज़ को सही प्रकार से रियल में एनालाइज़ करते हो, तो तब आप नॉन वायलेंस ही करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है फास्टिंग। इन्होंने बोला कि उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिफाइन करने के लिए आपने चीज़ों को, मटेरियलिस्ट चीज़ों को त्याग करना है, ठीक है? पैसा को, खाना-पीना को। जब आप फास्ट रखोगे तो आपने खाना ही नहीं खाया, तो आपने चीज़ें त्याग कर ली, ठीक है? जब आप त्याग करोगे तो नॉन वायलेंस पे चलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट है फियरलेस। जो डर नहीं होगा, तो तब आप नॉन वायलेंस की ओर चलोगे। जब कहीं पे आपके पास डर होता है कि ये इंसान मेरे लिए कर सकता है, तो आप उसको मारने की कोशिश करोगे। तो आपको फियरलेस होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ नॉन अटैचमेंट। तो कहने का अर्थ है कि आपको अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगी। अटैचमेंट त्याग की भावना बहुत सारी आपके, चाहे मटेरियल, पैसा या विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जब आप त्याग ले लेते हो, तो तब आप नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ सकते हो। प्रिजर्वेंस का मतलब आपको दृढ़ता, आपको एक चीज पे टिके रहना है। अगर आपने बोल दिया कि ठीक है, एक बारी आपने थप्पड़ खा लिया किसी से या किसी ने आपको मार दिया तो आपने उसको नहीं मारा, तो दूसरी बारी उसने फिर मारा तो आपने अपनी दोबारा उस स्थिति में आ गए, वायलेंस की स्थिति में। तो लेकिन वो आपको दिखाता है कि आपने अपने जो चीज़ आपने ले लिया है, जो इनिशिएटिव ले लिया है, तो उस पे आपने टिके रहना है। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड नॉन वायलेंस। तो देखो, नॉन वायलेंस के अप्रोच से अगर चलते हो तो आप अपनी कंट्री को बचा सकते हो। देखिए, कहने का अर्थ है कि देखो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, किसी को आप फिजिकली मेंटली हर्ट नहीं करते हो, तो देश की रक्षा और उसके लिए अहिंसा में इस प्रकार से संपर्क है कि जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचते हैं, तो उससे चांसेस यही रहते हैं कि दूसरा इंसान भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप नॉन वायलेंस का प्रयोग करते हो, तो आगने वाला भी आपके लिए नॉन वायलेंस के आधार पे चलेगा। लेकिन अगर आप वायलेंस प्रयोग करते हो, वायलेंस का रास्ता अपनाते हो, तो अगले टाइम भी आपके लिए वो वायलेंस ही होगा, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने पॉइंट्स कुछ दिए हैं, जिस प्रकार से हम नॉन वायलेंस के पथ पर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दिया है, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है साधारण भाषा में ट्रुथ, सच्चाई। कहने का अर्थ है कि हमने किसी भी प्रकार का अपना एम अचीव करना है, किसी प्रकार का हमने उद्देश्य अचीव करना है, तो उसके लिए जो हमने हार्डशिप करनी है, उस हार्डशिप में हमने अपने आप को हट करके, अपने आप से त्याग करके, अपनी चीज़ों को त्याग करके, अपने एनिमी को हर्ट ना करके, ट्रुथ के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पे चल के अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का साधारण भाषा में अर्थ ये है कि जो चीज़ आपको सच्ची लगी, और सच्ची लगने के लिए आपने उसके लिए स्ट्राइक की, हंगर स्ट्राइक की। आज देखा होगा कि आपने महात्मा गांधी के, उनके जितने भी जब वो मूवमेंट चलते थे, तो या तो अपने आप को हर्ट करते थे, फास्ट रखते थे, जिससे ये बताते थे कि मैं ये सच्चा हूँ और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ना कि आप लोगों को हर्ट करके। तो कहने का अर्थ था कि सत्याग्रह मतलब जब हम किसी सच्चाई पे, किसी पॉइंट पे उसको प्रूव करने के लिए हम अपने आप को हर्ट करते हैं विभिन्न प्रकार से, दूसरों को हर्ट ना करके, और उस सच्चाई पे चलते हुए अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि हमें किस पथ पे चलें, सत्याग्रह के पथ पे, ठीक है? तो सत्याग्रह के पथ में चलना मतलब ट्रुथ के पथ पे चलना, ठीक है? आप स्ट्रगल करते हो, सफर करते हो अपने आप को, और अपने अपोनेंट को उस सत्याग्रह के पथ पे चल के उसको जब हराते हो, उसको अपनी बात को मनाने के लिए तैयार करते हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अप्रोच को बोलते हैं सत्याग्रह। अब कुछ इसके भी बेसिक आइडियाज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स है कि सत्याग्रह करना सबके लिए आसान नहीं है। उसके लिए क्या-क्या आवश्यक चीजें होनी चाहिए एक इंसान में, वो ही सत्याग्रह के पथ पर चल सकता। पहली बात इसने यहाँ पे बोली है सत्याग्रह की, टू यूज ऑफ सोल फोर्स। कहने का अर्थ है कि आंतरिक फोर्स। जब तक अंदर से आप साफ नहीं हो, जब तक अंदर से सच्चाई के आप नजदीक नहीं हो, फैक्ट को आप नहीं जानते हो, तब तक कि आपकी अंतर आत्मा नहीं जागी। जब तक आपकी अंतर आत्मा नहीं जाएगी, तब तक आप सत्याग्रह पे चल ही नहीं सकते, तब तक आप अपने आप को कभी हर्ट कर ही नहीं सकते, और अपने आप को हर्ट किए बिना किसी चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते।
उसके बाद नेक्स्ट बोलता है सत्याग्रह पे पथ पे चलने के लिए आपको यूज ऑफ फिजिकल फोर्स प्रोहिबिटेड, आप मतलब वायलेंस प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगर आप सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो वो सत्याग्रह नहीं हो सकता है। जब आप सच्चे हो तो किसी को हर्ट क्यों करोगे। नेक्स्ट है गुड एंड गुड मीन्स, कहने का अर्थ है जो चीज आप कर रहे हो, जिस चीज साधन का प्रयोग कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि कुछ अच्छी चीज के लिए कर रहे हो। तो आपको अच्छे चीज के लिए अच्छी स्रोत का, अच्छा साधन का आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मैं कर रहा हूँ इस साधन का, तो ये अच्छे जगह के लिए प्रयोग होना चाहिए। गुड एंड और गुड मीन्स का आपको पता होना जरूरी होना चाहिए। उसके बाद है सोल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज ट्रूथ। तो आप इस पूरे सत्याग्रह में चलने के लिए आपके पास फिर वही बात आती है कि ट्रूथ, आपको पता है कि मैं सच्चा हूं, ये चीज मेरे लिए सही है, ये पूरी लोगों के लिए सही है। तो जब आप सच्चाई के करीब हो तब वो आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, प्रेरणा मिलती रहेगी और आप कभी रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ एविल्स फ्रॉम द सोसाइटी। अब सत्याग्रह जब पे आप चलते हो तो इससे बहुत सारी बुराइयां वो दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप सत्याग्रह में जब अपने आप को प्यूरिफाई करते हो तो अपने आप को हट करते हो, आप फास्ट करते हो, तो आप दिखाते हो कि किसी और को कि मैं किसी भी लोग के बिना इस चीज पे टिका हूं, और उसके साथ आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ जाते हैं, तो इससे कई बुराइयां जो है दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ट्रूथ टेक्स टाइम। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सत्याग्रह बोलना या बोल के मुझे नहीं लगता कि एक दिन में या 2 दिन में, 1 हफ्ते में होता है। तो इस ऐसी चीजों के लिए, जिन चीजों की हम, जिन आइडियल्स की हम बात कर रहे हैं, जिन आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस चीज के लिए इतना टाइम लग सकता है और इस चीज को पाने के लिए मैं टिका रहूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। उसके बाद सत्याग्रह का मतलब है जब आप वेलफेयर की बात करो। देखो, आप कई बार आप बोलते हो कि भूख हड़ताल पे बैठे हो, अपने अपने आप को सेक्रीफाई कर रहे हो, लेकिन रियल सेक्रीफाई, रियल सत्याग्रह उसको बोलेंगे, उस पद पे चलना बोले जब आप किसके लिए कर रहे हो सेक्रीफाई, जनरल मासेस के लिए। जब आप सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए किसी चीज के संन्यास कर रहे हो, किसी चीज के लिए सेक्रीफाई कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं कि आप सत्याग्रह के पथ पे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा महात्मा गांधी के जो हमारे पास टॉपिक, महात्मा गांधी को तो एक स्लाइड्स में या कुछ स्लाइड्स में हम खत्म नहीं कर सकते। उनके बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, थीरीज हैं, लेकिन कुछ जो सिलेबस के अनुसार जो पूछी गई है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। और इस प्रकार से महात्मा गांधी का पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। तो आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको पूरा यूनिट, फर्स्ट यूनिट अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने कौटिल्य और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है जरूर, और शेयर भी करना है, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, प्रेस भी करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने प्रेस करिए इस बेल आइकन को नई वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसके यूनिट सेकंड में।